गरीब बेटी को मिला लग्जरी क्रूज शिप में घूमने वाला ससुराल। एक छोटा सा तटीय गांव जहां लहरों का शोर और हवा में घुली नमक की महक ही जीवन का संगीत था। इसी गांव में एक छोटे से घर में मीरा अपने परिवार के साथ रहती थी। आज उसकी विदाई थी और मां शारदा की आंखें अपनी बेटी को एक अमीर और अनजान दुनिया में भेजते हुए छलक रही थी। बेटी, याद रखना, बड़े घरों में दौलत की चमक आंखों को चौंधिया देती है, पर तू अपने संस्कारों की रोशनी कभी कम मत होने देना। हमने तुझे गहने नहीं, गुण दिए हैं, इन्हीं से सबका दिल जीतना। तुम चिंता मत करो अम्मा, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। भारी मन से मीरा अपने पति रोहन के साथ गाड़ी में बैठी। घंटों के सफर के बाद गाड़ी एक विशाल बंदरगाह पर आकर रुकी, जहां एक आलीशान जहाज खड़ा था जो किसी तैरते हुए महल जैसा लग रहा था। हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये तो बहुत बड़ा जहाज है। हम रुके नहीं हैं, हम पहुंच गए हैं। मीरा, स्वागत है तुम्हारे नए घर में। घर? मतलब हमारा घर इस जहाज पर है? हाँ, हमारा पूरा परिवार इसी पर रहता है और दुनिया घूमता है। यही हमारा ससुराल है, एक तैरता हुआ ससुराल। चलो सबसे मिलवाता हूँ। मीरा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। रोहन उसका हाथ पकड़कर उसे जहाज के भव्य लॉन्ज में ले गया। अंदर का नजारा किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। सोफे पर उसकी सास सुषमा और जेठानी रिया बैठी थी। माँ, रिया भाभी, ये है मीरा, मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू। आओ बेटी, उम्मीद है तुम्हें हमारे रहन सहन की आदत जल्दी हो जाएगी। नमस्ते। रोहन, तुमने बताया नहीं था कि... खैर छोड़ो, इसे कमरा दिखा दो, थक गई होगी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दीदी। मीरा ने उनके ठंडे स्वागत को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं बोली। ससुर प्रकाश आगे बढ़े और उसके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटी, इस घर को अपना ही समझना, डरो मत। कमरा किसी शाही स्वीट जैसा था, जिसकी बालकनी से अंतहीन समुद्र दिखता था। मीरा उस भव्यता में खोई हुई थी। ये सब एक सपने जैसा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं आँख खुले और ये सपना टूट ना जाए। ये सपना नहीं, हकीकत है, और तुम इस हकीकत का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। माँ और भाभी को थोड़ा समय लगेगा, पर तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन मीरा की पहली रसोई थी। जहाज की रसोई किसी भविष्य की प्रयोगशाला जैसी लग रही थी, जिसमें हर तरफ स्टील और डिजिटल बटन थे। तो आज तुम पहली रसोई में क्या बना रही हो? उम्मीद है तुम्हें इटालियन रिजोट्टो या फ्रेंच सूफले बनाना आता होगा। आज शाम जहाज पर कैप्टन की डिनर पार्टी है और हम कोई देसी खाना परोसकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। हाँ, और ध्यान रखना, यहाँ सब कुछ बहुत हाइजीनिक तरीके से बनता है। गांव के चूल्हे और यहाँ के इंडक्शन में बहुत फर्क होता है। दीदी, माँ जी, वो मुझे ये सब बनाना नहीं आता। मैं हलवा और पूड़ी बना सकती हूँ। हलवा पूड़ी? सीरियसली? क्या हम किसी भंडारे में जा रहे हैं? हे भगवान रोहन, तुम्हारी पसंद तो देखो। रिया भाभी, बस कीजिए। मीरा जो बनाएगी हम सब वही खाएंगे, और जिसे विदेशी खाना खाना है वो जहाज के रेस्टोरेंट में जा सकता है। बहू, तुम वही बनाओ जो तुम दिल से बनाना चाहती हो। पहली रसोई में हाथ का स्वाद देखा जाता है, व्यंजनों की लिस्ट नहीं। ससुर जी का साथ पाकर मीरा की हिम्मत लौटी। उसने अपनी माँ को याद करते हुए शुद्ध घी और मेवों से भरा स्वादिष्ट हलवा और खीर तैयार की। उसकी महक पूरे डेक पर फैल गई। वाह, सालों बाद ऐसी खुशबू आई है रसोई से। बेटी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। स्वाद तो अच्छा है। रिया का चेहरा देखने लायक था। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद उसने मीरा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी उसके कपड़ों पर ताना कसती तो कभी उसके अंग्रेजी ना बोल पाने का मजाक उड़ाती। एक दिन शाम को, आंटी, ये मीरा है, गांव से, इसलिए थोड़ी शांत रहती है। इसे हमारी हाई सोसाइटी पार्टियों की आदत नहीं है ना? नमस्ते आंटी जी। शहर बड़ा हो या गांव, बड़ों का आदर करना तो हर जगह एक जैसा ही होता है। मीरा के सरल लेकिन सटीक जवाब ने मेहमान को प्रभावित कर दिया और रिया चुप रह गई। ऐसी कई घटनाओं ने धीरे धीरे सुषमा का दिल भी बदलना शुरू कर दिया।
वो देखने लगी कि मीरा भले ही गरीब घर से है, लेकिन संस्कारी और समझदार है। कुछ हफ्तों बाद जहाज कैरिबियन द्वीपों के पास से गुजर रहा था। मौसम खुशनुमा था और जहाज पर एक बड़ी चैरिटी पार्टी रखी गई थी। देखो, इस पार्टी में शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। हमारी इज्जत का सवाल है। रिया, सारी तैयारी देख लेना। और मीरा, तुम कुछ ऐसा पहनना जो हमारे परिवार के स्टेटस से मेल खाए। आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। मीरा, सुनो, इस पार्टी की थीम ट्रेडिशनल है। तुम कोई अच्छी सी बनारसी साड़ी पहन लेना, सबसे अलग और सुंदर लगोगी। ठीक है दीदी। मीरा को नहीं पता था कि रिया ने झूठ बोला है। पार्टी की थीम वेस्टर्न फॉर्मल थी। जब शाम को मीरा अपनी माँ की दी हुई सबसे सुंदर लाल बनारसी साड़ी पहनकर पार्टी में पहुंची तो सब उसे घूरने लगे। वहां हर कोई गाउन और सूट में था। ओ माय गॉड, मीरा, ये तुमने क्या पहन लिया? मैंने तो मजाक में कहा था, तुमने इसे सीरियसली ले लिया। अब देखो, सब हम पर हंस रहे हैं। हे भगवान, हमारी तो नाक ही कटवा दी इसने। जाओ यहाँ से मीरा, कमरे में जाओ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपमानित महसूस कर रही थी और मुड़ने ही वाली थी कि रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट, मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। और आप सब लोग जो इन्हें घूर रहे हैं, क्या आपने इनसे ज्यादा सुंदर और गरिमापूर्ण कुछ देखा है यहाँ? ये भारतीय संस्कृति है और हमें इस पर गर्व है। अगर किसी को इससे समस्या है तो वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। रोहन बिल्कुल सही कह रहा है। बहू, तुम इन सब लोगों से ज्यादा सुंदर लग रही हो। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी खूबसूरती है। तभी मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। जहाज जोर जोर से हिलने लगा। कैप्टन ने तूफान की चेतावनी जारी की। मेहमान घबराने लगे, इधर उधर भागने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? हम सब डूब जाएंगे। जहाज का एक बड़ा झूमर रस्सी टूटने से नीचे गिरने ही वाला था, ठीक उस जगह जहां कुछ बच्चे डरे सहमे खड़े थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मीरा अपनी साड़ी की परवाह किए बिना दौड़ी और बच्चों को धक्का देकर वहां से हटा दिया। झूमर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। तुम लोग ठीक तो हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। सबने ये दृश्य देखा। रिया और सुषमा की आंखें फटी रह गईं। जिस बहू को वे गवार समझकर अपमानित कर रही थी, उसी ने आज उनके बच्चों की जान बचाई थी। तूफान तो कुछ देर में थम गया, लेकिन रिया और सुषमा के मन में पश्चाताप का तूफान उठ चुका था। मुझे माफ कर दो बेटी, हम दौलत के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारी अच्छाई का हीरा देख ही नहीं पाए। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हाँ मीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। हो सके तो अपनी इस बहन को माफ कर देना। ऐसा मत कहिए, आप दोनों मेरी बड़ी हैं। बड़ों को माफी मांगना शोभा नहीं देता। परिवार में गलतियां हो जाती हैं। चलिए, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मीरा की महानता ने पिघले हुए दिलों को हमेशा के लिए जीत लिया। उस दिन के बाद वो तैरता हुआ आलीशान ससुराल सही मायनों में एक घर बन गया। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। और इस परिवार की आत्मा तुम हो बेटी। मीरा मुस्कुराई और दूर क्षितिज को देखने लगी। पहाड़ों और समंदर के बीच बसा वो 2 मंजिला ससुराल अब सिर्फ एक लग्जरी जहाज नहीं था, बल्कि प्यार, सम्मान और एकता का एक खूबसूरत मंदिर बन चुका था, जिसकी देवी थी गरीब घर से आई संस्कारी बहू मीरा। गीता एक छोटे से घर में अपनी बेटी और पति के साथ रहती है। गीता के 2 बेटे भी हैं। एक बेटा लंदन में काम करता है और दूसरा बेटा दुबई में। गीता अपनी बेटी मुनिया से बात कर रही होती है। देख मुनिया, मैं अपने बेटों के लिए अपने गांव की ही लड़कियां देख रही हूँ। ऐसी जो रोटियां बेलना जानती हूँ, सास के पांव दबाना जानती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू आए और वो मुझे मेरे बेटे से ही दूर कर दे। अरे माँ, विजय भैया तो लंदन में है और अजय भैया दुबई में। उन्हें कोई गोरी चिट्टी विलायती लड़की ही भा जाए तो तब क्या करोगी आप? हाय राम, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। पता नहीं विदेशी लड़कियां कैसी होती हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है माँ, ऐसा नहीं होगा, पर आप इतनी चिंता मत करिए। और वैसे भी कुछ दिनों में तो भैया आने ही वाले हैं, तो जब दोनों भैया आए तो उनके हाथ पीले कर देना। तू बिल्कुल सही कह रही है। इस बार ये दोनों आएंगे तो साफ बोल दूंगी कि अगर दोबारा जाना है तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, वरना कहीं भी नहीं जाना। गीता अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां देख रही होती है।
कुछ दिनों बाद गीता के दोनों बेटे अजय और विजय लंदन और दुबई से घर आते हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर मुनिया दरवाजा खोलती है। भैया, ये दोनों कौन हैं? दोनों भाई घर के अंदर अपनी अपनी पत्नी के साथ आते हैं। माँ, ये लीना है, अब आपकी बड़ी बहू। और ये जारा है, मेरी पत्नी, मेरे साथ दुबई में जॉब करती थी, आपकी छोटी बहू। हे भगवान, ये क्या किया तुम दोनों ने? मैं तो गांव की सीधी सादी बहुएं लाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों तो सीधा विदेशी बहुएं ही ले आए हो। अरे ये हमारे घर के रीति रिवाज परंपरा क्या ही समझेगी। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अपनी मनमानी करने से पहले मेरा ख्याल नहीं आया होगा ना? अरे आएगा भी कैसे, इन गोरियों के पीछे जो दिल हार गए। माँ के बारे में क्या ही सोचोगे अब? सुन तो सही, गीता हमारे बेटों को जो लड़की पसंद थी, इन्होंने उससे शादी कर ली। अब हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं है। बड़ों की तरह अब हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए और बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसे कैसे? अरे जब ये शादी मेरी मर्जी से ही नहीं हुई तो कैसा आशीर्वाद? मैं इन दोनों को अपने घर की बहुएं नहीं मानती हूँ। प्लीज मम्मी जी, हमें एक चांस दीजिए। हाँ माँ, जब तक आप इन्हें अच्छे से जानेंगी नहीं, तब तक आपको कुछ भी कैसे समझ आएगा। माँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। भले ही विदेशी हों, लेकिन प्यार तो देश विदेश नहीं देखता है ना। तुम लोगों को मेरा दुख भले ही समझ ना आए, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानती, और तुम दोनों ज्यादा अपनी पत्नियों की तरफदारी करोगे तो अपनी पत्नियों को लेकर वहीं जा सकते हो जहां से आए हो। मम्मी जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। आपने हमें घर में रहने दिया, इसमें ही हम खुश हैं। और देखना, हम धीरे धीरे आपका दिल जीत लेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम दोनों ने मेरा दिल जीतने से पहले ही उसके टुकड़े कर दिए हैं। मेरे बेटे को फंसाकर तुम दोनों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। गीता की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। गीता की दोनों बहुएं अब वहीं उसके घर में रहने लगी थीं। अगली सुबह दोनों बहुएं रसोई में जाती है, तभी पीछे से गीता भी रसोई में आ जाती है। तुम दोनों को क्या लगता है ये घर कोई होटल है? यहाँ सोने के बर्तन, एसी वाला कमरा, ब्यूटी पार्लर जैसा बाथरूम नहीं मिलेगा। तुम दोनों विदेशी हो, मेरे बेटों के आगे तो बड़े प्यार से बोल रही थी। मम्मी जी, अब ये घर हमारा भी तो है ना। हम तो बस किचन में खाना बनाने आए थे। ये कौन सा बर्तन है? इसमें क्या बनता है? जब कुछ आता ही नहीं तुम दोनों को, तो मेरा दिल क्या खा के जीतोगी? मम्मी जी, हमने ऐसे बर्तन नहीं देखे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रही। पर कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकती है ना। ये कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रही है, लेकिन मीठा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। गीता की दोनों बहुएं कोशिश तो बहुत कर रही थी गीता का दिल जीतने की, लेकिन गीता उन्हें स्वीकार करने को राजी ही नहीं होती है। कुछ दिनों बाद जारा काफी बड़े बड़े डिब्बे खोलती है। भाभी, इसमें क्या है? इतने बड़े बड़े डिब्बे आपने कुछ मंगवाया है क्या? यस मुनिया, तुम भी मेरी हेल्प करवाओ ना। मुनिया और जारा मिलकर सारे डिब्बे खोलती हैं। तभी पड़ोसिन कल्पना भी आ जाती है और इतना सब देखकर हैरान हो जाती है। हाय राम, सोने के बर्तन! अरे गीता, तेरी तो किस्मत चमक गई। विदेशी बहुओं ने तो कमाल कर दिया। तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हारी हालत पत्तों पर खाने की थी, लेकिन ये दुबई वाली बहू ने तो सोने के बर्तन मंगवा लिए। जी आंटी, हमारे दुबई में हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। और मम्मी जी, मुझे पता है कि आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा, पर अब मैं आपकी बहू हूँ, और बहू होने के नाते मेरी भी कुछ ड्यूटी बनती है ना। भाभी, माँ भले ही कुछ न बोलें, लेकिन ये सब देखकर माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। ये सब बस चाल है इसकी, मैं नहीं खुश होने वाली है देखकर। अरे आज सोने की चमक दिखा रही है, कल को जब मेरे बेटों से दूर कर देगी तब कोई नहीं बोलने आएगा। गीता अब भी जारा को सुराकर वहां से चली जाती है। दिन निकल रहे थे, पर गीता की सख्ती अब भी वैसी की वैसी ही थी। कुछ दिनों बाद मुनिया रोते हुए घर आती है। क्या हुआ मुनिया, आज तो इतनी जल्दी घर क्यों आ गई और रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे कॉलेज में आज सबके सामने मुझे सुनाया गया कि मैंने फीस नहीं जमा की है। कुछ दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अगर मैंने फीस नहीं दी तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अब मैं तेरे दोनों भाइयों से भी मदद नहीं मांग सकती, उन्हें तो हमारा दुख दिखेगा ही नहीं ना। कोई बात नहीं मुनिया, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। दरवाजे पर खड़ी लीना और जारा सारी बातें सुन लेती हैं और तुरंत मुनिया की कॉलेज की फीस देकर घर आती है। मुनिया, ये लो कुछ पैसे। हमने तुम्हारे कॉलेज की फीस दे दी है, और जब तुम्हारी भाभियां हैं घर में
तो मम्मी जी को क्यों स्ट्रेस दे रही हो? मुनिया, हम कोई अननोन नहीं हैं, तुम्हारे अपने ही हैं। थैंक यू सो मच भाभी। आपको नहीं पता लेकिन मैं बहुत परेशान थी। अगर आप मेरी फीस नहीं देती तो शायद मैं कॉलेज जा भी नहीं पाती। बस मुनिया, रोते नहीं हैं, जाओ पढ़ाई करो। और मम्मी जी, सॉरी, हम दोनों ने आपकी और मुनिया की बातें सुन ली थी। हमसे रहा नहीं गया आप दोनों को प्रॉब्लम में देखकर। लीना और जारा लगातार कोशिश करती रहती हैं अपनी सास का दिल जीतने की। कुछ दिनों बाद लीना डायमंड का बेड मंगवाती है। पूरे गांव वाले ये देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थे। मम्मी जी, ये बिस्तर बहुत पुराना है, पापा जी की कमर भी दुखती होगी। मैंने डायमंड ऑर्थोपेडिक बेड मंगवाया है, ये आपके और पापा जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रसोई में चूहे घुस आते हैं, मैंने दुबई से पेस्ट कंट्रोल मंगवाया है। चूहे की वजह से ही आप सबकी हेल्थ पर असर होता है। अरे भगवान ये तो गजब बहुएं आई हैं। हमारे घर की बहुएं तो कभी आटा भी नहीं लाती हैं और यहाँ तो सोने के बर्तन, हीरे का बेड। अरे गीता, अगर तुझे लंदन और दुबई की बहुएं ना पसंद हों तो मुझे दे दे। अरे ऐसी बहुओं के लिए ही तो सास मन्नत मांगती है। तुम दोनों इतनी महंगी महंगी चीजें मंगा रही हो, गांव मोहल्ले वालों को दिखा रही हो, लेकिन मैं सब कुछ समझती हूँ। अरे गीता जी, बहुएं हमारे परिवार की भलाई के लिए ही सब कर रही हैं और आप हैं कि मुंह फुला रही हैं। आपको सब दिखा नहीं होगा, लेकिन मुझे सब अच्छे से दिखाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है। 4 दिन भलाई करेंगी और फिर हमारे बेटे को हमेशा के लिए दूर कर देंगी। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक शाम काफी अच्छा मौसम होता है। मुनिया अपनी दोनों भाभी के साथ छत पर बैठकर बातें कर रही होती है। भाभी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ आई हैं। आप दोनों जब से आई हैं हमारी तो हालत ही ठीक हो गई। घर के बर्तन, बेड, मेरी फीस, घर की छत की मरम्मत, आपने सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी माँ, आप दोनों को अपना नहीं रही हैं। मुनिया, अभी तुम छोटी हो, बड़ों की बातों को इतना नहीं सोचना चाहिए। और तुम्हारी कुछ क्लासेस छूट गई थी ना, मैंने ऑनलाइन कोचिंग और लैपटॉप मंगवाया है तुम्हारे लिए। और मैं इंग्लिश सिखाऊंगी तुम्हें, देखना तू हमसे भी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनोगी। भाभी, आप दोनों बहुत अच्छी हों। ये सब गीता देखती है पर अब भी उसका दिल नहीं पिघलता है। रामलाल अपने कमरे में खास रहा होता है, तभी उसकी दोनों बहुएं आती हैं। पिताजी की दवाई का टाइम हो गया है, ब्लड प्रेशर चेक किया आपने? मैंने डॉक्टर से वीडियो कॉल करा लिया है और दवाइयों का भी बंदोबस्त कर दिया है। बेटा, तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी की रफ्तार ही बदल दी। अपनी बहुओं के साफ दिल को देखकर गीता भी हैरान थी। कुछ दिनों बाद गीता अपनी पड़ोसिन के साथ बैठी होती है। गीता बहन, तुम्हें क्या डर है? बहुएं तो तुम्हारे लिए स्वर्ग ला रही हैं। वो बेचारी विदेशी हैं, पर हर समय मम्मी जी चाय ले लो, मम्मी जी पराठे बनाए हैं, मम्मी जी अचार बनाना सिखा दो। अरे इतना तो वो भी नहीं करती जिसे तुम खुद पसंद करके लाती। पहले तो तुम्हारे घर में दिए नहीं जलते थे, अब देखो चमक ही चमक। पर पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा घमंड है। अरे ऐसी बहुएं हर किसी को नहीं मिलती। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। पर अगर बहुओं के साथ ऐसे ही रहीं तो बहुएं भी तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा ही देंगे। क्या मैं गलत थी? इन्हें समझने में जल्दबाजी कर दी मैंने। कुछ दिनों बाद अजय और विजय गांव से बाहर गए होते हैं और तभी गीता की तबीयत खराब हो जाती है। अब तो ये बहुएं मुझे घर से निकाल देंगी। अब तो मेरे बेटे भी यहाँ नहीं हैं। मम्मी जी, आप ही तो इस घर की जान है। हमने तो आपको अपनी माँ माना है। आपको अस्पताल ले जाना है, चलिए, मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है। दोनों बहुएं गीता का काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। 2 दिन बाद गीता की तबीयत ठीक हो जाती है। मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं, फिर भी तुमने मेरी सेवा की। बेटियों जैसी हो तुम दोनों। आज से ये दोनों बहुएं मेरी बेटियां हैं। इनसे मैंने सीखा कि अमीरी दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। भले ही लंदन और दुबई की बहुएं आई हैं, पर दिल उनका हमारे जैसा ही है। अच्छा हुआ गीता, तुम्हें अपनी गलती समय रहते ही समझ आ गई, वरना देर हो जाती। सब गले लगते हैं। गीता के वहम को उसकी बहुओं ने प्यार से जीत लिया था और इसी के साथ गीता अपने परिवार के साथ काफी खुशी से अपना जीवन बिताती है।